हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। भाई सीबीएसई बोर्ड का पेपर है 25 तारीख को, ठीक है ना। और आप लोग कर रहे होंगे तैयारी और यूट्यूब पर दुनिया भर का धमाका मचा हुआ है कि भाई ये पढ़ लो वो पढ़ लो, शॉर्ट पढ़ा दूंगा, फलाना पढ़ा दूंगा, ढिमका पढ़ा दूंगा, ऐसा सब कहानी चल रही है। उसी के बीच मैं भी आ गया हूँ आपके सामने लेकर के ऐसी वीडियो जिसमें कि एक ही वीडियो में एक चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे मैं एक ही वीडियो में समझा दूंगा आपको, बिना किसी फालतू बकबक के। और बाकी बस आप जाकर के वहीं से पढ़ना जहां से आप पढ़ रहे होंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो वही पढ़ना आपको चाहिए, वहीं से पेपर आएगा। ज़्यादा चक्करों में मत पढ़ो और ये कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लो। जो भी नहीं आता हो आप एक बार में देख लो, आपको सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। करते हैं शुरू इस वीडियो को। इसमें पढ़ेंगे कंसेप्ट्स इन वन वीडियो ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये ध्यान रखना भाई, इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे सारे आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो करते हैं शुरू। पहली चीज जो चैप्टर में से पेपर में आएगी वो ये है कि यहां से पूछा जाएगा आपसे कि इस डायग्राम को पूछ सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, इसमें से एक आधा क्वेश्चन और बना सकते हैं जो बनने लायक है। तो ज्यादातर तो आप इसकी स्ट्रक्चर पे ध्यान देना कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ड्रॉ करने पे ध्यान देना, ये बना के आना है आपको वहां पे। यहाँ पर आपको एंथर का एक ट्रांसफर सेक्शन काट के दिखाया गया है जिसमें आप देखोगे कि एक डाइथिकस और बाइलॉब्ड एंथर है। डाइथिकस होने का मतलब ये है कि इसमें आपको दो थीका दिखेंगे, और बाइलॉब्ड मतलब ये इधर वाली एक लोब है, इधर वाली दूसरी लोब है, इनके अंदर दो दो थीका है, दो दो स्पोरेंजियम है। तो ये डाइथिकस कंडीशन हुई। बीच में एक स्टेराइल कंडीशन दिख रही है, स्टेराइल जगह है जो, इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। तो कनेक्टिव भाई जो है वो आपका एक स्टेराइल पार्ट होता है जो कि आपका किसी भी तरह का फर्टाइल पार्ट नहीं होता। इसके अंदर आपका सिर्फ वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह होती है, ये ध्यान रखना। और इसके अंदर चारों किनारों पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। इन चारों स्पोरेंजियम में से अगर आप कोई से को भी देखो तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसके लेयर्स आपसे पूछ सकते हैं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि बाहर से अंदर लेयर के नाम बताओ, अंदर से बाहर लेयर के नाम बताओ, या फिर ये ड्रॉ करो। तो सबसे बाहर आपको पता है कि एंडोथीसियम होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब इसके भी बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर होती है एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के अंदर होती है मिडल लेयर। ये है आपकी मिडल लेयर्स। मिडल लेयर के अंदर आपको मिलेगी टैपेटम। तो यहाँ टैपेटम का बोर्ड में बहुत ज्यादा बार सवाल आया हुआ है, बहुत पूछते हैं बोर्ड में सवाल। टैपेटम की फंक्शन बताओ, टैपेटम क्या करती है। तो टैपेटम जो है वो नरिशमेंट टेयर होती है, नरिश करती है। और भी चीजें हैं एनसीईआरटी में, बस इतनी बात है कि नरिशमेंट करती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का भी और माइक्रोस्कोर का भी फर्दर नरिशमेंट करती है, ये ध्यान रखना। टैपेटम किताब में लिखा है बाइन्यूक्लिएट होती है, तो वो एंडोमाइटोसिस की वजह से बाइन्यूक्लिएट होती है, ये ध्यान रखना। अंदर एक टिश्यू दिखाई दे रहा है जो कि है डिप्लॉयड, ध्यान रखना। ये है माइक्रो स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है ना। तो माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो सारा का सारा डिप्लॉयड है, ये ध्यान रखना। तो ये ड्रॉ करना, ये लेयर्स के नाम बताना, पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। इसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल बात है वो ये है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ये पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो जितना भी टिश्यू है, सारी टिश्यू की सेल्स जब अलग हो जाती हैं, अलग होके वो डिप्लॉयड सेल्स बनाती हैं, दे आर माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं वो आपकी फर्दर मियोसिस करती हैं, और मियोसिस करके एक टेट्राड बनाती हैं, जिस टेट्राड में 4 सेल बनती हैं मियोसिस के बाद, आपको पता है, और वो हैप्लॉइड होती हैं। चारों सेल इस तरह से अगर आप आपस में जुड़ी हैं तो इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। और टेट्राहेड्रल टेट्राड भाई आपको मिलेगा डाइकोट्स में मिलेगा आपको ये, ठीक है। और अगर ऐसा बनाती हैं तो ये आपको कहते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड, जो कि एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। आप देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको आइसोबाइलेटरल टेट्राड मिलेगा बना हुआ, जो कि आपका मोनोकोट में मिलता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये है टेट्राहेड्रल, ये है आपका आइसोबाइलेटरल। चारों सेल जो मियोसिस से बनी है माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड है। चारों की चारों सेल एक साथ लगी हुई है, एक साथ जुड़ी हुई है, बाद में ये अलग हो जाएंगी। सेपरेट होने पर ये माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। 4 माइक्रोस्पोर एक टेट्राड में होते हैं, ठीक है। तो एक माइक्रोस्पोर भी देख लो अगर आपको देखना है तो। जैसे मतलब एक माइक्रोस्पोर अगर अलग कर लोगे तो वो ऐसा होगा, जिसमें कि एक लेयर ये होगी, और इसके बाहर अगर जाओगे तो एक और लेयर होगी इसके बाहर, यहाँ पर वो आपकी होती है एक्साइन, और अंदर वाली लेयर होती है इंटाइन। यहाँ क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एक्साइन स्पोरोपोलिन की बनी है, इंटाइन जो है वो पैक्टोसेलुलोजिक है,
और यहाँ एक जगह होती है जहाँ एग्जाइन नहीं होती, उसे जर्म पोर कहते हैं, वो आपका जर्म पोर कहलाता है। ये ध्यान रखना। यहाँ से जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होता है तो इंटाइन जो है वो डिफ्रेंशिएट होकर बाहर निकलती है। ये ध्यान रखना। अंदर इसका न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड है। तो ये एक माइक्रोस्पोर है, ठीक है। फर्दर ये माइक्रोस्पोर आगे डेवलपमेंट करेगा पॉलन ग्रेन का। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ये कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द माइक्रोस्पोर। ध्यान रखना माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन नहीं होता है। माइक्रोस्पोर जो है, मान लो ये मैं इंटाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और एग्जाइन की जरूरत नहीं है, बार बार एक बार बना देता हूँ। यहाँ मान लो बाहर इसकी एग्जाइन है और ये इंटाइन है। तो इसमें क्या होता है कि अंदर इसका जो न्यूक्लियस होता है भाई, यहाँ पर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। इसमें एक बार माइटोटिकली डिवीजन होगा और माइटोटिकली डिवीजन होने के बाद माइटोसिस के बाद होगा ये कि इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक न्यूक्लियस यहाँ बनेगा, मान लो एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, ऐसे बन जाएगा। फिर होगा ये कि जो छोटे वाला न्यूक्लियस है ये यहाँ पर आता है, इसके चारों तरफ सेल वॉल बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद ये इसके अंदर ही यहीं पर ही आपको एक सेल दिखाई देगी जो कि आपकी मान लो स्पिंडल शेप होगी। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि यहाँ पूछा जाता है आपसे कि भाई इसके अंदर जो सेल है ये वाली, इसका नाम क्या है। तो ये जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल भी आपकी हैप्लॉइड होती है। इसकी शेप पूछते हैं, स्पिंडल शेप होती है। ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। ये बड़े वाली सेल वेजिटेटिव सेल है, ये ध्यान रखना कि ये वेजिटेटिव सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। तो इसकी शेप इरेगुलर होती है। ऐसा क्वेश्चन है तो आप इसको भी ध्यान रखोगे कि ये इरेगुलर शेप का होता है। सेल विद इन सेल स्ट्रक्चर है और ये आपका कहलाता है, अब आपका ये पॉलन ग्रेन कहलाएगा। तो ये आपका जो पॉलन ग्रेन है ये आपका डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड कह रहा हूँ, ये 2 सेल का है। तो ये पूछते हैं यहाँ से कि ये 2 सेल्ड कंडीशन है। तो ऐसे पूछेंगे 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन में कौन कौन सी सेल होती हैं। तो आप बता दो कि जनरेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, उसका न्यूक्लियस है, इसका भी न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस नॉर्मल ओवल शेप का होता है। ये सवाल पूछे जाते हैं। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। फर्दर अगर मान लो ये 2 सेल्ड कंडीशन है तो ऐसे किताब में लिखा है कि 60% प्लांट में तो ऐसा ही होता है कि 2 सेल्ड कंडीशन होती है और एंथर खुल जाता है, एंथरडाइशंस हो जाता है। एंथरडाइशंस में जो मदद करती हैं वो लेयर्स आपको पता है, मिडल लेयर्स एंडोथीशियम मोस्टली जो है वो एंथर के डाइशंस में मदद करती है। एंथर 60% प्लांट में इस कंडीशन में खुल जाता है कि जो 2 सेल का पॉलन ग्रेन है वो बाहर निकल जाता है। और उसके बाद जो है जब आपका दूसरे प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि ये 2 सेल पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर जाने से पहले ही जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देगी। तो 40% में ऐसा होता है कि पहले ही स्टिग्मा पर पहुंचने से पहले ही एंथर के अंदर ही जो जेनेटिक सेल है वो डिवाइड करती है और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देती है। ये होता है 40% में। 60% में ऐसा होता है कि ये पॉलन ग्रेन वहाँ पहुँचता है किसी भी तरीके से और यहाँ पॉलन ट्यूब बनाता है और फिर जो जेनेटिव सेल है वो आपकी पॉलन ट्यूब में जाती है और यहाँ जा करके माइटोसिस करती है और फिर 2 मेल गैमेट बनाती है। तो फाइनली ये 3 सेल का हो जाता है। मैच्योर जब होगा तो 3 सेल का पॉलन ग्रेन होगा जिसमें एक बड़ी वेजिटेटिव सेल होती है और जो कि पॉलन ट्यूब भी बना रही है। मतलब जो इंटाइन है वो वेजिटेटिव सेल की है, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना इसके अंदर को 2 मेल गैमेट बने हैं। तो फाइनली ये 3 सेल का आपका पॉलन ग्रेन हो जाता है। ये ध्यान रखना 3 सेल तो डेवलप होकर 3 सेल का बन जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम बनी है। यहाँ से आपसे सवाल आ सकता है कि एनाट्रोपस, आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है। एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर बताइए। एनाट्रोपस ओव्यूल उल्टा होता है, मतलब अपने एक्सिस पर 180 डिग्री टर्न्ड होता है। ऐसे पूछते हैं। रेसिपिनेट ओव्यूल किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। ये क्या है, ये इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इसका नाम है। तो मेन बात ये है कि जब मेगास्पोरेंजियम जो होती है उसके ऊपर जब इंटेगुमेंट्स आ जाते हैं यानी जब कवर्स आ जाते हैं तो उसको हम फिर ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। तो इंटेगुमेंटेड न्यूसेलस है ये, मतलब इसके अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है वो न्यूसेलस होता है जो कि इसका डिप्लॉइड पार्ट है, तो उसको कहते हैं ओव्यूल। फिर इसके कुछ एंड्स हैं, कुछ पार्ट हैं, जैसे कि ये डायग्राम है तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर ये जंक्शन है, इसको हाइलम बोलते हैं। ये डायग्रामेटिक पार्ट है, ध्यान रखना। यहाँ से इसका माउथ है, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। एक सेकेंड है, यहाँ पर आप देखोगे तो दीज आर द इंटेगुमेंट्स। अगर 2 इंटेगुमेंट्स हैं तो बाइटेगमिक कंडीशन है
और अगर एक है तो मोनोटैगमिक यूनिटैगमिक कंडीशन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ दो है, नॉर्मली डाइकोट मोनोकोटिक में बाइटैगमिक कंडीशन होती है। फिर इसके अंदर आप जाओगे तो फर्टाइल पार्ट होता है न्यूसेलस, जो कि डिप्लॉयड पार्ट होता है। इसका जो ये बेस है इसे चलाजा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे ध्यान रखोगे कि जो ये है ये बेस होता है। बस आपको ध्यान रखना है, चाहे ऊपर दिखाए कोई नीचे दिखाए, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि चलाजा जो है वो हमेशा बेस ही होता है। चलाजा कभी भी उसका टिप नहीं होता। ऐसे बनाया हो या फिर बुक में जैसे रखा है ऐसे रखा हो, ये हमेशा बेस ही होता है। तो ये है आपकी मेगास्पोर एंजियम। इसमें आप देखोगे यहाँ पर जो फ्यूनिकल होती है इसकी, उसमें यहाँ पे एक जंक्शन होगा, वो इम्पोर्टेंट सवाल है। इसे कहते हैं रैफे। तो ये रैफे केबल जो है आपको एनोट्रोपस ओव्यूल में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ से मुझे लगता है इसकी स्ट्रक्चर्स का डायग्राम ये सब पूछा जा सकता है आपके पेपर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अब इसमें समझने वाली पार्ट है किसी, वो ये है कि जैसे कि मान लो ये आपका ओव्यूल है, तो होता ये है कि ओव्यूल के अंदर आपका, ओव्यूल के अंदर से, बस ये लाइन आप समझ लो, एक ही लाइन है इंपॉर्टेंट, कि ओव्यूल के अंदर से एक सेल जो कि माइक्रोपाइल की तरफ से होगी, वो दूसरी सेल से डिफ्रेंशिएट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, आर्चिस्पोरियल सेल बनाती है, और फाइनली वो मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। आप मेगास्पोर मदर सेल बनाती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना दिमाग में कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो न्यूसेलस का पार्ट है, न्यूसेलस की सेल है, और वो बनी की तरह है माइक्रोपाइल की तरफ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर होता ही है कि माइक्रोपाइल की तरफ जो मेगास्पोर मदर सेल है, दैट विल डिवाइड बाय मियोसिस। फिर वो मियोसिस करेगी, और मियोसिस करने के बाद वो क्या करेगी, 4 सेल बनाएगी, जिसमें से जो 3 सेल होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि चलाजा की तरफ जो चलाजल जो 3 होते हैं, दे विल डीजनरेट, ये 3 डीजनरेट हो जाते हैं। बचा है एक मेगास्पोर जो कि आपका फंक्शनल होता है, वो किधर की साइड होता है, वो चलाजा की तरफ नहीं, माइक्रोपाइलर जो 3 हैं दे विल डीजनरेट, माइक्रोपाइल की तरफ वाले 3 डीजनरेट हो जाएंगे। चलाजा वाला एक जो है वो फंक्शनल होगा। फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड है। यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो यहाँ पर डिवीजन के बाद बना था वो लीनियर टेट्राड बनता है, लीनियर टेट्राड बनता है, मतलब ये इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी। तो 4 मेगास्पोर में से 3 गए और एक बचा, वो चलाजा की तरफ है, जो कि फंक्शनल मेगास्पोर है। ठीक है, तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस है। कितना आसान है देखो। फिर इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ मोनो एम्ब्रियोसेक फ्रॉम द मोनो मेगास्पोर। तो ये बहुत 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 ज़्यादा आता है, मतलब ये पेपर में बहुत ज़्यादा ही आता है। कई बार किसी भी तरीके से अलग अलग पूछेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल है ये भी, कि आपका जो मेगास्पोर है, मान लो जो आपका मेगास्पोर है, तो मेगास्पोर आपका क्या करता है, ये आपका मान लो मेगास्पोर है। ठीक है, तो मेगास्पोर आपका हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मेगास्पोर में ये होगा कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, वो भी फ्री न्यूक्लियर होगा, मतलब 1-2 न्यूक्लियस बनेंगे, डायरेक्ट सेल नहीं बनेगी। फिर जो 2 न्यूक्लियस बनेंगे वो जाएंगे किनारे पर, चले जाएंगे इधर उधर, अपने अपने पोल पर चले जाएंगे। इसके बाद ये वहाँ पहुँच के दोबारा से फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस करेगा, माइटोटिकली फिर डिवाइड होगा, फिर 2 न्यूक्लियस से 4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद फिर से एक बार और करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद ये 4 से हो जाएंगे 8, ये ध्यान रखना, 4 से बन जाएंगे आपके 8 न्यूक्लियस। और फिर उसके बाद जो 2 न्यूक्लियस हैं पोल से, वो बीच में आ जाएंगे, ये ध्यान रखना, और 3 न्यूक्लियस इधर बचेंगे और 3 बचेंगे इधर। तो चलाजा की तरफ 3 बचे हैं, माइक्रोपाइल की तरफ 3 बचे हैं। फिर जो बचे हुए 3 हैं, इनके 6 के तरफ, 6 के ऊपर यहाँ सेल वॉल लेट डाउन हो जाएगी, ये ध्यान रखना। सेल वॉल जो है वो 6 पे आएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बन जाएगा ऐसा, बीच में होंगे 2। फिर इसमें आप देखोगे कि चलाजा और माइक्रोपाइल का बहुत ध्यान रखना है आपको। जो चलाजा की साइड होंगे वो 3 होंगे एंटीपोडल सेल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 3 एंटीपोडल सेल जो है वो चलाजा की साइड पे बने हैं। सेंटर में आपके 2 जो है वो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पर आपकी सिनर्जिड्स हैं, ये सिनर्जिड है और ये भी सिनर्जिड है, और ये है आपका एग। तो एग और 2 सिनर्जिड मिला के बनता है आपका एग एपेरेटस।
तो यहाँ से बहुत पूछते हैं कि ये 7 सेल्ड, एक तो बड़े वाली सेल ये पूरी सेल और 3 सेल ये 3 सेल ये, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट समझाइए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, आसान है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि कितनी बार माइटोसिस करेगा, 3 बार करेगा। एक ये सवाल बनेगा यहाँ से कि सिनर्जिड जो है उसके अंदर एक चीज़ होती है फिलीफॉर्म एपैरेटस, यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी। ये पूछते हैं कि फिलीफॉर्म एपैरेटस का काम बताओ। तो फिलीफॉर्म एपैरेटस का काम होता है विच विल गाइड द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। तो पोलन ट्यूब जब आएगी, पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए, जैसे पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन मान लो हो जाएगा, तो जैसे मान लो ये पॉलिनेशन हो गया है आपका, तो यहाँ से जब पोलन ट्यूब आती है ऊपर से, तो वो पोलन ट्यूब सिनर्जिड में घुसेगी, तो उसकी जो एंट्री कराने का काम है वो आपका फिलीफॉर्म एपैरेटस का काम होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल बात है थोड़ी सी। फिर है आपका पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में आप देखो यहाँ 3 केस बताए गए हैं, 3-4 केस है। जैसे कि एक तो है आपका ऑटोगैमी। ऑटोगैमी होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद दूसरा जो बताया गया है वो आपको बताया है क्लिस्टोगैमी। ठीक है, और एक बताया है आपका जिटोनोगैमी। बाकी तो थ्योरी है किताब में, आप देख लोगे। और एक है आपका जीनोगैमी। जीनोगैमी है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर जो थोड़ी थोड़ी बातें हैं वो ये है कि जो ऑटोगैमी है दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऐसा आपके बाइसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं जिन प्लांट पे, बाइसेक्सुअलिटी जो है वो आपकी, उसमें आपका ऑटोगैमी होती है, उसमें आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। वो भी तब होता है जब दोनों कंडीशन सिंक्रोनाइज हो जाए, मतलब ऐसा हो जाए कि भाई एकदम सेम टाइम टू टाइम, तभी आपका अंदर वाला पार्ट जो फीमेल पार्ट है वो भी मैच्योर हुआ है, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी भी एक साथ हो गई है, तो तब आपका ये ऑटोगैमी होता है, अदरवाइज नहीं होता। फिर एक कंडीशन है क्लिस्टोगैमी। इसमें बहुत सवाल आता है। इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है, कॉमेलिना का एग्जाम्पल दे रखा है किताब में, वायला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। तो वो एग्जाम्पल तीनों याद करने हैं। क्लिस्टोगैमी पता होना चाहिए कि क्लिस्टोगैमी है क्या। तो एक तरह का बर्ड पॉलिनेशन है। क्लिस्टोगैमी में जो फ्लावर है वो खुलता नहीं है, ठीक है, बिना खुले ही आपका क्या हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। बर्ड पॉलिनेशन एक तरह का है वो। तो उसमें क्या होता है, ये सवाल आएगा पेपर में कि एस्योर्ड सीड सेट क्यों होता है क्लिस्टोगैमी में। तो क्लिस्टोगैमी में एस्योर्ड सीड सेट इसलिए होगा क्योंकि भाई उसमें आपको पता है फाइनली होना ही है पॉलिनेशन, क्योंकि वो बंद है और होगा पॉलिनेशन तो फिर सीड भी बनेगा ही। तो इसलिए उसमें एस्योर्ड सीड सेट होता है। पर उसकी डिसएडवांटेज भी पेपर में पूछेंगे। उसकी डिसएडवांटेज क्या है, तो उसकी डिसएडवांटेज है कि बार बार सेल्फ होकर के इनब्रीडिंग डिप्रेशन कोज हो जाता है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। ये इसका सवाल पूछेंगे। फिर बहुत ज़्यादा पूछते हैं जिटोनोगैमी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना जिटोनोगैमी। तो इसमें होता ही है बाबू कि जैसे ये प्लांट है आपका, तो इसमें मान लो ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, एक ही प्लांट पे यूनिसेक्सुअलिटी है। इसको बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन। ये आपको मेज में देखने को मिलेगा, मेज में आप देख सकते हो, उसको मेज में मिल जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है एक प्लांट, इसमें बाइसेक्सुअल लगे हैं। अगर मान लो ऐसी कंडीशन बन जाए कि उसी सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन उसी सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पर पहुंच जाए, एक ही प्लांट के पॉलन ग्रेन एक प्लांट के मतलब सेम प्लांट पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब जाएंगे तो उसे हम जिटोनोगैमी कहते हैं। तो ये सवाल आता है कि मोनोइशियस जो होते हैं वो जिटोनोगैमी करते हैं क्या, तो आपको कहना है हाँ जी करते हैं, एक्सप्लेन कर देना मोनोइशियस ही होते हैं। बाइसेक्सुअल भी जिटोनोगैमी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्लांट यूनिसेक्सुअलिटी शो करता है, यानी कंडीशन जो है वो डायोइशियस है, तो डायोइशियस कंडीशन में मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। तो ऐसे में आपका वो नहीं हो सकता, मतलब जिटोनोगैमी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। तो एक तो आपकी किताब में हेडिंग दिया है क्रॉस पॉलिनेशन का, वहां लिखा है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग क्रॉस। तो वो कब होता है, क्रॉस पॉलिनेशन कब हो सकता है, उसकी जो कैटेगरी, वो 3 बातें वहां लिखी हैं कि कब कब हो सकता है। तो एक तो ये बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो नंबर 1 तो ये है कि जब आपका स्टिग्मा रिसेप्टिविटी और एग जो डेवलपमेंट है वो सिंक्रोनाइज ना, मतलब जो पॉलिन का निकलना है, इंटरकनेक्शंस होना, वो एक साथ ना होता हो, सिंक्रोनाइज ना हो, तो उसमें आपका ऐसे केस में आपका क्रॉस पॉलिनेशन होगा। दूसरा केस वहां पर दे रखा है आपकी किताब में कि अगर लंबाई जो है वो स्टाइल की ज्यादा हो, मान लो एक फ्लावर है तो उस फ्लावर में मान लो स्टाइल जो है वो इतनी लंबी है, यहाँ पे जा रही है, और जो एंथर है वो आपके नीचे ही है,
यहाँ पे, तो ये भले ही बाइसेक्सुअल भी हो तब भी इसमें आपका सेल्फ नहीं हो सकता है, तब भी इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी किताब में दे रखा है उसको आपको याद करके जाना है, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आप केवल वहां से डेफिनेशन याद करें, अभी के लिए ज़्यादा टेंशन ना लें कि क्या है। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये होता है कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी सारे प्लांट तो शो नहीं करते, कुछ प्लांट शो करते हैं। तो उसमें होता है कि अपने पॉलन ग्रेन से पॉलिनेट नहीं होते, दूसरों के पॉलन ग्रेन से होंगे, मतलब जेनेटिकली दूसरा होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो वो ऐसा केस होता है कि मान लो ये आपका यहाँ पर फीमेल वाला पार्ट है ये, तो इस फीमेल वाले पार्ट में भाई आपका मान लो यहाँ पर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या तो S1 है या S2 है, मतलब 2 एलील हैं, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक मल्टीपल एलिलिक कंडीशन होती है। उसमें क्या होता है, यहाँ अगर मान लो S1 S2 या S1 S1 S2 S2 कुछ भी है, अगर यहाँ पोलन ग्रेन S1 जीन का आएगा तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा, S2 भी जर्मिनेट नहीं करेगा, अगर S3 एलील आएगा तो वो जर्मिनेट करेगा। तो ये कुछ प्लांट ऐसा करके रखते हैं कि भाई अपने सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्लांट पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देते, दूसरे जो आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पर आकर जर्मिनेट करते हैं। ये ध्यान रखना, सेम वाले नहीं करते, दूसरे वाले आकर के करते हैं। तो ये पूछते हैं, किताब में लिखा भी इट इज ए जेनेटिक बात है ये, मतलब। और इसकी वजह से द चेंज अकर इन द मॉर्फोलॉजी, चेंज जो है वो मॉर्फोलॉजिकल होता है, जिसकी वजह से अपने पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर पाते, बहुत पूछते हैं। फिर उसी आउटब्रीडिंग डिवाइस वाले पैराग्राफ में लास्ट में लिखा हुआ है कि कौन जो है वो जिटोनोगैमिक प्रेफर करता है, कौन ऑटोगैमिक प्रेफर करता है, उस पर थोड़ा ध्यान देना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, वहाँ से पूछे जाएंगे। फिर आपको किताब में एक क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोफिली का, तो उसको थोड़ा देख लेना, मुझे लगता है वहाँ से सवाल आएगा। बाकी पॉलिनेशन से आप क्या क्या करोगे, पॉलिनेशन से आप जो है जैसे ग्रास वाले पोलन ग्रेन मतलब एनिमोफिली जो है, एयर पॉलिनेशन के फ्लावर्स होते हैं उनके बारे में आप पता करोगे कि वो कौन कौन से, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्या शो करते हैं, अंतर कैसा है, स्टिग्मा कैसा है, ये याद करना है आपको। हाइड्रोफिली में आपको याद करना है जो मैं बता रहा हूँ वो, और फिर आपको इंसेक्ट वाला जो दिया है उसमें इंसेक्ट पॉलिनेटरी फ्लावर्स के जो प्रॉपर्टीज हैं वो याद करनी है, फ्लोरल लिवार्ड वगैरह याद करने हैं पॉलिनेशन वाले टॉपिक से। हाइड्रोफिली में आपको 2 बार दिखाया है इन्होंने, एक तो कंडीशन दी है इन्होंने ईपी हाइड्रोफिली की, ईपी हाइड्रोफिली दिया है, और एक दिया है हाइपो हाइड्रोफिली। तो हाइपो हाइड्रोफिली में भाई ये है कि, और इसमें ईपी हाइड्रोफिली में इन्होंने कहा है कि भाई जैसे मान लो वेलिसिनेरिया का जो प्लांट है, आप किताब में फोटो देखोगे तो वहां पर क्या दिखाया गया है कि पानी के अंदर, ये पानी है, पानी के अंदर से फीमेल फ्लावर जो है वो सरफेस पर आता है यहाँ पर, और फिर जो मेल फ्लावर है वो टूट करके यहाँ से निकल के बाहर आता है, और पानी की जो सरफेस है वहां पर पॉलिनेशन होता है। ये वेलिसिनेरिया में है, इसे ईपी हाइड्रोफिली कहते हैं। लेकिन जो हाइपो हाइड्रोफिली है वो इन्होंने बताया सी ग्रास में जोस्ट्रम बताया, तो वो ध्यान रखना। जोस्ट्रा में भाई इन्होंने कहा हाइपो हाइड्रोफिली होते हैं, यानी पॉलिनेशन जो है वो पानी के अंदर ही होता है। तो बस इतना अंतर थोड़ा सा है, ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा, ये वाली बात आप थोड़ा ध्यान रखना। तो बाकी तो थोड़ा याद करने का है, पॉलिनेशन में ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें पता लग जाएंगी। फिर है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो इसमें आपको एक बात बस ध्यान रखनी है कि ये पॉलन और पिस्टिल के बीच का डायलॉग है, केमिकल्स कंपाउंड जो प्रोटीन्स होते हैं उनका आपसी बातचीत है, ये कि पता कि ये हमारा ही पॉलन ग्रेन है या फिर किसी और का। तो वो डिपेंड करता है कि वो उसको रिजेक्ट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इनकी आपसी बातचीत होती है। द केमिकल कंपाउंड द पिस्टिल इन द पॉलन विल रिजेक्ट और विल एक्सेप्ट दिस कि हमारा ही है या फिर किसी और का है। तो ये सिंपल सा लाइन है। इसमें आपको एक बात ध्यान से देख लेनी है, बस जो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये मान लो आपकी स्टाइल है, ये आपका ओवरी है, और यहाँ पर आपका है ओव्यूल, ये है आपका ओव्यूल, और आपकी यहाँ से आती है मान लो पॉलन ट्यूब यहाँ से। तो आपको पता है कि पॉलन ट्यूब को ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पर है आपकी सिनर्जिड, और ये है आपका एग। तो पॉलन ट्यूब की जो एंट्री है वो आपको बता दिया मैंने, उसको कौन गाइड करता है उसको ध्यान रखोगे, उसको गाइड करता है आपका फिलीफॉर्म एपरेटस जो यहाँ पर होता है। तो पॉलन ट्यूब इसमें घुस जाएगी अंदर। अब इम्पोर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखनी है कि यहाँ तक का जो कार्यक्रम है इसमें जाने तक का, इसे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं, इसे गाइड कर रहा है ये फिलीफॉर्म एपरेटस। फिर मैं बता दूं आपको कि जो पॉलन ट्यूब होती है वो ना एक सिनर्जिड को तोड़ते हुए अंदर घुसेगी। मान लो पॉलन ट्यूब ऐसे जाएगी अंदर,
तो वो एक सिनेट्रिड को ब्रेक कर देगी, तब अंदर पहुंचेगी, और यहाँ जा करके वो एक सिनेट्रिड को तोड़ने के बाद जो उसका कंटेंट है वो मेल गैमेट उसको रिलीज करेगी। ये ध्यान रखना। इसके पीछे पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान देखना। ये जो आपके दो मेल गैमेट आए हैं ये निकले हैं सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेंगे कहाँ निकलते हैं, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं। फिर यहाँ पर जब ये रिलीज होंगे तो ये इनमें से एक तो फ्यूज करेगा एग के साथ और दूसरा जाएगा यहाँ पोलर न्यूक्लियाई के पास। फर्टिलाइजेशन से पहले ही पोलर न्यूक्लियाई दोनों जुड़ जाते हैं आपस में और एक सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देते हैं। ये ध्यान रखना, 2n एंटीपोडल खत्म हो जाती है, इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन। एक साइंटिस्ट थे नवाशीन, एनसीईआरटी ने तो बताया नहीं है कि कौन थे, ठीक है। इन्होंने बताया था लिलियम और फ्रिटिलेरिया में कि जो एक मेल गैमेट है वो आपका हैप्लॉइड होता है और वो एग से फ्यूज करता है, तो इसे कहते हैं सिनगैमी। और सिनगैमी से जो बनता है वो होता है जाइगोट, और जाइगोट से फर्दर बनता है एम्ब्रियो। फिर जो दूसरा मेल गैमेट होता है बाबू, दूसरा मेल गैमेट जो है वो आपका जुड़ेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, या फिर आपकी किताब कह रही है कि वो पोलर न्यूक्लियाई से जुड़ेगा, और इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, इससे बनेगा जो न्यूक्लियस दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। और जो बड़े वाली सेल होती है ना एम्ब्रियो से की ये वाली, ये बन जाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। इसके अंदर होगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और यहाँ माइक्रोपाइल की तरफ होगा जाइगोट, जो कि भविष्य में जाके बनेगा एम्ब्रियो। समझ आई बात। तो ये है डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो आप बता दोगे, सिंपल सा टॉपिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो होता ये है कि जो आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, ऐसा मान लो यहाँ पर इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है ये 3n वाला जो है, तो सबसे पहले ये होगा कि इसके अंदर जो है ये न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, और बार बहुत ज़्यादा बार डिवाइड होने के बाद ये लगातार डिवाइड होके इसके अंदर बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म सा बन जाएगा। बहुत सारे फ्री न्यूक्लियस इसके अंदर होंगे, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये लिक्विड एंडोस्पर्म जो कोकोनट में देखते हो आप, वो यही है न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पूछते हैं सिंपल सा। फिर इसके बाद ये क्या होता है कि हर एक न्यूक्लियस थोड़ी थोड़ी सेल वॉल बना के ऐसे सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो फिर ये हो जाती है सेल्यूलर। तो जो व्हाइट रंग का कर्नल दिखता है कोकोनट में, दैट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो ऐसे फिर आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। फिर है आपका डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। तो ये फोटोग्राफ है, ये इमेज है। ये पेपर में मेरे को लगता है ड्रॉ करने को भी कोई पूछ ले, क्या पता ड्रॉ भी करा सकते हैं, तो ये ड्रॉ करने को आ जाएगी, इसको ध्यान रखना, ड्रॉ कर देना। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं है, जाइगोट है आपका, पता होना चाहिए। जाइगोट में एक डिवीजन होगा ट्रांसवर्स और दो सेल बनेगी, एक ये और एक दूसरी। तो ये एपिकल सेल होती है नीचे वाली, ये किताब में नहीं है, और ये ऊपर ये जो है बेसल सेल होती है। एपिकल सेल डिवाइड करेगी और बना देगी ग्लोबुलर एम्ब्रियो, और बेसल सेल ने बनाई है लंबी सस्पेंसर। इसकी ये वाला पार्ट है, इसे कहते हैं होस्टोरिया। ये इसका सस्पेंसर का काम होता है कि इसको एम्ब्रियो को धकेलना होता है, किधर, जो आपके एंडोस्पर्म बनी है उसके अंदर, उसमें धकेलना होता है एंडोस्पर्म की साइड पे, ताकि इसे खाना मिल सके। और फिर यहाँ पर आप देखोगे ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो है वो फिर हार्ट, आपको सिर्फ इतना याद करना है कि ये हार्ट शेप बनता है। इसमें आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बीच में एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, उसका एक किनारा प्लेम्यूल है, दूसरा किनारा रेडिकल है। इसकी सस्पेंसर की लास्ट सेल जो है वो रेडिकल बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और सस्पेंसर का काम है एंडोस्पर्म में इसको धकेलना। डायग्राम बनाने को आएगा, लाइन से पूछेंगे पहले कैसा, तो आप बताओगे पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो, मतलब 4 सेल, फिर 4 सेल 8 सेल, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद इसमें हार्ट शेप बनता है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। इसमें भी आप कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे कि मान लो ये इसका ये वाला पार्ट, एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं इपिकोटाइल, ये पता होना चाहिए। इसका ये वाला पार्ट जो है इसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका रेडिकल है, ये पता होना चाहिए। ये आगे प्लीम्यूल है, ये पता होना चाहिए। और 2 कोटिलेडन है,
ये डाइकोट एम्ब्रियो का डायग्राम है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बना दोगे। चलो फिर यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, इससे मेरे को लगता है कि सवाल है जो पेपर में आता है, आपको पता भी होना चाहिए। इससे ये पूछते हैं इसमें से कि ये स्कूटैलम जो है, आप यही करके जाना बस, स्कूटैलम का फंक्शन क्या है, ये है क्या। तो मोनोकोट में एम्ब्रियो में जाओगे तो सिंगल लेटरल कोटिलिडन जो होता है उसे स्कूटैलम कहते हैं। ये सवाल बहुत बहुत पूछा गया है कि क्या है, तो बताया ना कि सिंगल लेटरल कोटिलिडन ऑफ मोनोकोट एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज द स्कूटैलम। ये जो इपीब्लास्ट है यहाँ पर, ये रिड्यूस्ड कोटिलिडन है, ये पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा। और यहाँ पर आप देखोगे ये जो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है। फिर इसमें देखोगे आप यहाँ पर आपके कैप लगी है, दैट इज द रेडिकल, दैट इज द रूट कैप। अब फर्दर जाओगे तो कोलियोराइजा यहाँ भी आपको मिलेगा, ऊपर यहाँ पर कोलियोप्टाइल मिलेगा, लीफी फोलियर कवरिंग मिलेगी, ये शूट एपेक्स मिलेगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो ये डायग्राम के नेम वगैरह, डायग्राम वगैरह ये सब लर्न कर लेना, इसके नाम भी याद करने हैं, बाकी ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, ठीक है। फिर एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियो, द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। कंसेप्चुअल बात जो है वो पूछेंगे वो यही है, बाकी तो थ्योरी लिखी है बीच में, आप उसे पढ़ लेना, पर जो मेन बात है वो यही है कि एपोमिक्सिस क्या होता है। तो एपोमिक्सिस होता ही है कि देखो एक्चुअल में तो हमने ये पढ़ा था अभी कि भाई मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस हुई थी और मियोसिस के बाद इससे हमें बने थे 4 आपके मेगास्पोर, जिनमें 3 डीजनरेट हो गए थे, एक फंक्शनल था, इससे बनी एम्ब्रियो सेल। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि जो मेगास्पोर मदर सेल है वो बिना मियोसिस के माइटोसिस से डायरेक्ट ऐसी एम्ब्रियो सैक बना देती है, तो उस एम्ब्रियो सैक का जो एग होगा वो कैसा होगा, 2n होगा। या फिर कोई भी न्यूसेलर सेल, न्यूसेलस की कोई भी सेल ऐसा करती है तो वो डायरेक्ट क्या बना देगी, एग बना देगी, और जो ऐसा एग होगा वो डिप्लॉयड होगा क्योंकि माइटोसिस हुई है, तो ये एक जायगोट की तरह बिहेव करेगा, इससे बन जाएगा एम्ब्रियो। तो जब फर्टिलाइजेशन के बिना ही एम्ब्रियो बन जाएगा, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो, तो जो ओव्यूल होगा इसके बाहर वो क्या बना लेगा, वो सीड बना लेगा, जब बिना मतलब ही एम्ब्रियो बन गया अंदर, इसे कहते हैं सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एपोमिक्सिस क्या है, तो आप पता रखेंगे एपोमिक्सिस जो है वो सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बन जाना ही आपका एम्ब्रियो एपोमिक्सिस है। वो स्ट्रेसी और ग्रासिस लिखा हुआ है, उसे याद कर लेंगे, ठीक है। फिर किताब में आपके लिखा है कि वहां लिखा है कि पॉलीएम्ब्रियोनी भी लिखा है, तो सिट्रस में आप देखोगे, मैंगो में आपको देखो लिखा मिलेगा कि वहां पॉलीएम्ब्रियो नहीं होती है। तो वो कैसे होती है, होता ये है कि अगर इसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूसेलस की सेल्स बाहर से कुछ घुस जाएं, न्यूसेलर सेल्स और इंटेगुमेंट सेल विल प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक, तो दीज आर द डिप्लॉयड सेल्स। ये सारी सेल जो न्यूसेलस की होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, तो वो डिप्लॉयड सेल जब इसके अंदर घुस जाएंगी, इसके अंदर एंट्री ले लेंगी, तो वो सारी डिप्लॉयड है, दे विल एक्ट एज एम्ब्रियो। तो ये सारे जितने भी घुसे हैं वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, ये एम्ब्रियो बन जाएंगे, इसे कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने ऑरेंज में देखा था, तो ऑरेंज एग्जांपल किताब में दिया है, उसे ध्यान से देख लेना, ठीक है। वो डेफिनेशन इसकी लिखी है चैप्टर के लास्ट में, ऊपर की लाइन में, वो भी देख लेना। और लास्ट पैराग्राफ है चैप्टर का कि हाइब्रिड सीड्स का, मतलब जो सीड्स की इंडस्ट्री है जहाँ पर हाइब्रिड सीड मिलते हैं, उनको एपोमिक्सिस से कैसे रोका जा सकता है, मतलब किसान की मदद कैसे कर सकते हैं, एपोमिक्सिस किसान के काम कैसे आ सकती है। तो ये वाला पैराग्राफ थोड़ा ध्यान से देख लेना, इसमें से मुझे लगता है क्वेश्चन बनेगा। तो ये थे सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर के थे। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके जरूर बताना, बाकी की वीडियो बनाऊंगा तभी अगर कमेंट कर दोगे। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और एनसीईआरटी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट चेक कर लो भाई।